जी, नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2025 एवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि आपके सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सीटेट में ईवीएस से 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो 15 नंबर का जो है होता है आपके पेडागोजिस होता है, वहीं 15 नंबर जो है आपके एनसीईआरटी जो है उससे पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस आपके 15 प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे आपके पेडोलॉजी और एनसीईआरटी मिला के जो है प्रैक्टिस सेट आपको सामने आएगा। सभी में दोस्तों आपके एनसीईआरटी बेस प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा पेडागोजी के भी कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल हम चलते हैं पहले प्रश्न पे और कमेंट करके दोस्तों आप भी बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो है वो सही हो पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। पहले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक में पाठ 13 में अद्भुत यात्रा गौरव जानी का वर्णन जो है वो किया गया। यह पाठ निम्नलिखित में से किस विषय का हिस्सा है? परिवार और मित्र, अंतर संबंध, आश्रय, काम और खेल। तो पाठ का शीर्षक है कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक में पाठ 13 का शीर्षक है बसेरा ऊंचाई पर है, जिसमें गौरव जानी की यात्रा का जो है वो वर्णन किया गया। ठीक है, गौरव जानी की यात्रा का वर्णन जो है किया गया है। विषय जान लीजिए कि यह पाठ आश्रय विषय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आश्रय विषय के अंतर्गत आता है। तो गौरव जानी की यात्रा पाठ में गौरव जानी नाम के एक व्यक्ति की यात्रा का वर्णन जो है वो हुआ है, जो अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का शौकीन या शौक रखते हैं। और पहाड़ों की यात्रा हुआ, ऊंचाई पर सांस लेने की कठिनाइयों का इत्यादि वर्णन जो है इन पे यहाँ पे जो है किया गया है। तो आश्रय। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मिनी माता रोग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीडी प्रदूषण से, या SO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो मिनी माता रोग जिसे कभी कभी चिस्सो मिनी माता रोग के नाम से भी जाना जाता है। चिस्सो क्या कहते हैं कि चिस्सो मिनी माता रोग के नाम से जो है वो जाना जाता है। होता क्या है इसमें कि एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, जो कि गंभीर पारा विषाक्तता के कारण जो है वो होता है। विशेष रूप से मिथाइल मरकरी के सेवन से जो है वो होता है। अगर हम बात करें पारा विषाक्तता, तो मिनी माता रोग का संबंध औद्योगिक कचरे से पानी में घुले हुए पारे से है, जो मुख्य रूप से मिथाइल मरकरी के रूप में जो है वो होता है। तो इस प्रश्न का अगर हम राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 3 राज्यों का वह समूह जिनमें किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? पहला है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। दूसरा है कि उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तीसरा है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चौथा है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे पश्चिम बंगाल की खाड़ी के किनारे 3 राज्यों का समूह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। कौन सा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश या भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। वही बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह बंगाल की खाड़ी से स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। वही पांडुचेरी जो है यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी एक तटरेखा जो है बंगाल की खाड़ी से जो है वो लगती है। ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक शिक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। यह विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है, जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो पर्यावरण अध्ययन के में अधिगम का आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की समझ, कौशल और ज्ञान का पता लगाना, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार जो है वो किया जा सके और विद्यार्थियों की बेहतर ढंग से सीखने में जो है वो मदद मिल सके। तो बिल्कुल अगर बात करें तो विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करना,
अधिगम्य आकलन का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, विद्यार्थियों को प्रक्रिया प्रदान करना। आकलन विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता, जिससे वे अपने कमजोरियों को पहचान सके और उन पर जो है वो काम कर सके। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बनाता है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए भी क्या करता है, प्रेरित करता है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी कौन से हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है कि शकरा कोरा और राक्षसी पक्षी, वेत गौरी राक्षसी पक्षी और कल चिड़ी और बीवर पक्षी। तो बिल्कुल यहाँ पे दो भारतीय पक्षी जो वृक्ष या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, वे पहला क्या है दोस्तों, बया या बुनकर पक्षी होता है, दूसरा दार्जिन पक्षी होता है। बिल्कुल यहाँ पे दो पक्षी हैं। ठीक है, ये दो पक्षियों का काम होता है कि आप पेड़ पे जो है लटकता हुआ घोंसला जो है वो बनाते हैं। ठीक है, चिड़ी और बया पक्षी। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे, केचुआ जो है किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कथन का पता लगाइए। पहला है कि केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। दूसरा कि केचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। तीसरा दे रखा है केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। चौथा है कि खुदाई से मिट्टी में हवा पानी जो है आसानी से मिल जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे दिया है केचुए को किसान का मित्र मानते हैं, क्योंकि केचुआ क्या करता है कि मिट्टी को पोल बनाता है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। और केचुए के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को वार्मी कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। केचुए किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि केचुआ मिट्टी में छेद बनाकर उसे पोल करता है। पोल मिट्टी में वायु का संचार होता है, जिससे पौधों की जड़ें जो है सांस ले पाती हैं, या कहें तो ऑक्सीजन या जो भी हवा या पानी है वो आसानी से उनको मिल जाता है। केचुए के मल में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों के लिए कहें तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। केचुआ मृत जीवों से ह्यूमस बनाकर मिट्टी में जो है मिलाते हैं। ह्यूमस पौधों को पोषक तत्व जो है वो प्रदान करता है। तो यानी पहला जो ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल की रक्षा करते हैं, गलत है। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। और चौथा, खुदाई से मिट्टी में हवा पानी आसानी से मिल जाता है। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब 1, 4, 5 सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड दे रखा है वो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। हाथियों के झुंड के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला है कि हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी जो है वो शामिल होते हैं। हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं। सबसे बुजुर्ग मादा झुंड की नेता होती है। हाथी का झुंड कितनी भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है। तो जान लीजिए कि हाथियों के झुंड की बात अगर हम करें तो हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा और 14 से 15 साल तक के बच्चे ही शामिल होते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग जो मादा हाथी होती है, पूरे झुंड का वही नेतृत्व करती है। हाथियों के झुंड में अगर बात करें तो हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा हाथी और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं। तो हाथी के झुंड में मुख्य 14 वर्ष के बच्चे और मादा हाथी शामिल होती है, बिल्कुल सही है। बात करें तो मात्र सत्ता, झुंड मात्र सत्ता होते हैं, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी जो है पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। सबसे बुजुर्ग हाथी जो है पूरे झुंड का जो है वो नेतृत्व करती है। झुंड का आकार अगर बात करें तो एक झुंड में 10 से 12 या उससे भी अधिक मादा हाथी और बच्चे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नर हाथी 14 से 15 साल की उम्र में ही झुंड को में रहते हैं और 14 से 15 साल के बाद झुंड को छोड़कर अकेले घूमने लगते हैं। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब है पहला और तीसरा सो सही है, ए और सी। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है या सेकंड है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का वांछनीय उद्देश्य है। पहला है कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोग को जानना। दूसरा है कि प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रकृति की अनुभूति
तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना। तीसरा है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो बिल्कुल दोस्तों अगर बात करें तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का वांछनीय उद्देश्य बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ उन्हें अपने आसपास के परिवेश और विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में भी जागरूक करना है। प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण यानी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षक का उद्देश्य होता है कि बच्चों में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और जानने की जो इच्छा होती है उसको जो है बढ़ाना। बच्चों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करना, जैसे कि वे अवलोकन, प्रश्न तर्क करना और निष्कर्ष निकालना। बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना और उन्हें नए विचारों और समाधानों के प्रति सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति जो है उनको जागरूक करना। बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण के में जागरूक करना और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में भी उनको जो है सिखाना। यानी इस प्रश्न के राइट जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। हम ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कई गैसें ऐसी हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मेथेन हुआ, CS4 हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CS4। इसके अलावा अगर बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हुआ। फिर इसके अलावा ओजोन जो होती है O3 होती है। फिर आपके इसके अलावा जलवाष्प जो है वो भी क्या होते हैं, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो बिल्कुल ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं और इस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भैया? ग्रीन हाउस गैसें हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई और शोषण जैसी प्रक्रियाओं से जो है वो उत्पन्न होता है। और पेड़ पौधे जो है इसी के उपयोग से जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसको जो है ग्रहण करते हैं और इसके बदले में ऑक्सीजन जो है वो उत्पादित करते हैं। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंध का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांतों में से ज्ञात से अज्ञात, आवश्यकता का सिद्धांत या बात करें तो जीवन से संबंध रखने का सिद्धांत, सभी इसमें जो है वो शामिल है। तो इत्यादि मतलब सभी ही जो है ये पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के सिद्धांत हैं, चाहे आवश्यकता की बात करें, उपयोगिता हो या जीवन से संबंधित या ज्ञात से अज्ञात की ओर हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुलनशील है? पहला दे रखा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो बात करें यहाँ पे वर्षा के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें जो हैं वो घुलनशील होती हैं, जो कि वर्षा के पानी को क्या कर देती हैं? अम्लीय कर देती हैं। तो बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या होती है कि वर्षा के पानी में घुल के उसको क्या कर देती है? अम्लीय बनाती है। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करता है जान लीजिए कि यह गैस वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का जो है निर्माण करती है और जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख जो है घटक माना जाता है। अम्लीय वर्षा का अगर बात करें तो प्रमुख घटक एक सबसे बड़ा घटक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। वही बात करें अमोनिया, यह भी गैस होती है जो कि पानी में घुलनशील है और वर्षा में थोड़ी मात्रा में जो है वो मौजूद हो सकती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड एक क्या है? रंगहीन गैस है जो कि बारिश के पानी में घुलनशील होती है और हानिकारक यौगिक जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल इत्यादि का जो है वो निर्माण करती है। और इसी के कारण दोस्तों अगर हम बात करें तो ताजमहल के पीले होने का कारण यही गैस है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक बगुला अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? पहला है कि वह भैंस की पीठ पर बैठकर गाना करता है। दूसरा है कि थोड़ी देर उड़ने के बाद वह आराम करता है। तीसरा है कि वह भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है। चौथा है कि वह घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। भैंस की पीठ पर बगुला अक्सर इसलिए देखा होगा क्योंकि बगुला भैंस के शरीर पर मौजूद जो है परजीवी कीड़ों को खाता है, जिससे दोनों की ही रक्षा होती है। एक तरीके से कहें कि दोनों में एक प्रकार से सहजीवी का संबंध जो है वो बन जाता है। सहजीवी संबंध होता क्या है कि बगुला भैंस के पीठ पर बैठे परजीवी कीड़ों को खाता है, जिससे भैंस की परजीवियों से छुटकारा मिलती है और बकुली को जो है वो भोजन मिल जाता है। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब
ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में से क्या शामिल है? जंगलों को जलाना, कृषि गतिविधियां, एरोसियल के डिब्बे का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली कुछ मानवीय गतिविधियां जिसमें जीवाश्म ईंधन को जलाना या वनों की कटाई करना, कृषि गतिविधियां या पशुपालन करना। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से किस प्रकार से बात करें तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होता है। तो जान लीजिए कोयला, तेल, गैसें जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से निकलती है और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो कि पृथ्वी के तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। वही बात करें कि वनों की कटाई से पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से यह क्षमता जो है कम हो जाती है और पहले से संग्रहित कार्बन भी वातावरण में छोड़ दिया जाता है। कृषि गतिविधियां, तो कृषि में उर्वरकों का इस्तेमाल होता है और पशुपालन से मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन होता है। तो कहें ये सभी गतिविधियां जो हैं पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का जो है वो कारण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। मीनी माता रोग जो है मछलियों को खाने से होता है कि जिनमें डैश का स्तर अधिक होता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु भारत का दक्षिण जो अगर बात करें तो तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य, चेन्नई जो है इसकी राजधानी है। तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य और जनसंख्या के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया जा रहा है कि तमिलनाडु जो है वो 10वां, बिल्कुल क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य और जनसंख्या के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा राज्य है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश जो है वो तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहीं केरल पश्चिम में। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही होगा।